नमस्कार दोस्तों, ओमकार मौर्य क्लासेस पे मैं ओमकार मौर्य आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। जैसा कि कक्षा 12वीं जो आपका यूपी बोर्ड है उसका हम सेकेंड चैप्टर वर्ष 2024-25 के बच्चों के लिए हम पढ़ा रहे थे। ठीक है, हम लोग देख रहे थे। जिसमें फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया। सेकेंड चैप्टर जो प्राचीन भारत का इतिहास जो है, सेकेंड चैप्टर जो आपका पुस्तक प्राचीन भारत है उसका आप देख सकते हैं। सेकंड चैप्टर मैंने लिखा है राजा किसान और नगर नाम का। ये क्या है? ये आपका सेकंड चैप्टर है। इसके बारे में हम देख रहे थे। ये जो है आपका पार्ट 2 है, यानी लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने राजा किसान और नगर नाम का जो चैप्टर था, जिसको हम औपचारिक रूप से वैदिक संस्कृति या वैदिक काल के नाम से जानते हैं, हमने इसके बारे में पढ़ लिया था। उसके कालखंड के बारे में हमने देख लिया था। साथ में आर्य कौन थे, इसके बारे में देखा था। वैदिक काल के जो क्षेत्र है उनके भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में देखा था। और कुछ नदियों के बारे में हमने जाना था। जिन भी चीज़ों को हमने जाना था वो वैदिक काल से एक फैक्ट के रूप में थे और डाटा के रूप में थे, जो कि आपका एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट था। हालांकि मैं बता दूं, ये चैप्टर राजा किसान और नगर करके ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हालांकि इससे एमसीक्यू और 2 नंबर के जो होते हैं आपके 1+1 करके आपके 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं एमसीक्यू में और वेरी शॉर्ट में। लॉन्ग प्रश्न की बहुत ही कम संभावना रहती है इससे पूछा जाए, लेकिन फिर भी यदि लॉन्ग प्रश्न पूछ दे तो हम उसको कैसे लिखेंगे? क्योंकि देखिए दोस्तों, आपका जो यूपी बोर्ड जो कक्षा 12वीं का पेपर होगा, जैसे मैंने बताया, इसमें टोटल लॉन्ग प्रश्न जो होंगे वो 6 पूछे जाएंगे। लिखना केवल 3 रहेगा आपको। ठीक है, वो आपकी चॉइस के ऊपर है कि 3 कौन सा लिखें। प्रत्येक एक प्रश्न में 2 आपको कुछ इस तरीके से आपको क्या दिए रहेंगे प्रश्न। आप अथवा करके इन दोनों में से कोई आप एक लिखना है, इन दोनों में से भी कोई एक और इन दोनों में से भी कोई एक लिखना रहेगा। ऐसा नहीं कर सकते तीसरे में से कोई दोनों ही लिख लें, ऐसा नहीं। ठीक है, दोनों ही लिख लें, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो लॉन्ग प्रश्न जो कि इसमें पूछने की संभावना कम है, फिर भी यदि लॉन्ग प्रश्न पूछ दे तो हम उसको कैसे सॉल्व करें? क्योंकि देखिए, पूछेगा केवल 3 प्रश्न। फिर भी अगर आपके इस इतिहास की बात करें, कक्षा 12वीं के बारे में बात करें, तो टोटल आपकी 3 पुस्तक हैं, 3 बुक्स हैं। 3 क्या आपकी बुक्स हैं और इतने सारे आपके चैप्टर हैं, तो सभी चैप्टर को आप पढ़ नहीं सकते। अगर पढ़ भी लें तो आप ये हमें बताइए कितना ज़्यादा जो लॉन्ग प्रश्न है आप उसको सॉल्व करेंगे, कितना सारे याद करेंगे? अगर हम ये मान लें, अगर आप एक चैप्टर में यदि आप 2 लॉन्ग प्रश्न को यदि आप पढ़ रहे हैं तो आप इस हिसाब से देखिए, 4 आपके पहली पुस्तक में, फिर 4 दूसरी पुस्तक में, या उसमें आप 4 टोटल मान लीजिए कि टोटल आपके लगभग आपके मान लीजिए 12 प्रश्न हैं, 12 चैप्टर हैं। तो अगर आप एक चैप्टर में यदि आप 2 लॉन्ग प्रश्न भी पढ़े हैं, टोटल आपको 24 लॉन्ग प्रश्न पढ़ना पड़ेगा। यह आपको याद करना पड़ेगा। आपको करना पड़ेगा केवल 3 ही, लेकिन आप पढ़ रहे हैं 24। या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 40 लॉन्ग प्रश्न, वेरी लॉन्ग प्रश्न जो होते हैं, जो 250 शब्द के होते हैं, वो क्या करते हैं, वो पढ़ के जाते हैं। तो इतना ज़्यादा हमारे पास समय भी नहीं है और इतना हम पढ़ भी नहीं सकते, क्योंकि कम पढ़ाई से और सीमित पढ़ाई से भी क्या पढ़ा जा सकता है। इसलिए हम पढ़ते समय ऐसे कुछ रणनीति को अपनाएंगे, कुछ ऐसे तरीक़ों को अपनाएंगे जो हमेशा मैं बताता चला आ रहा हूँ, जिससे हम क्या करेंगे, जो एमसीक्यू है आपका, जो वेरी शॉर्ट प्रश्न है और शॉर्ट एवं जो लॉन्ग प्रश्न है, अगर उनकी प्रकृति कैसे भी हो, किसी भी प्रश्न को हम किसी भी तरह सॉल्व कर लें, इसके लिए कुछ हमें क्या रणनीति अपनानी होगी। वो क्या है? जैसे मैं आपको बता दूं, जो आपका एमसीक्यू के रूप में, जो आपका एमसीक्यू के रूप में, या आपका जो वेरी शॉर्ट के रूप में, वेरी शॉर्ट के रूप में जो भी आपके प्रश्न पूछा जाएगा, वो प्रश्न किस पे आधारित होंगे?
या तो फैक्ट पे होंगे या तो डाटा पे होंगे। कोई फैक्ट पूछ दिया, कोई डाटा यानी कोई जानकारी पूछ दिया। जैसे आर्यों को मरुस्थल का ज्ञान था यानी रेगिस्तान का ज्ञान था, पर्वत का ज्ञान था, पठार का ज्ञान था, लेकिन समुद्र नहीं जानते। उनको मालूम ही नहीं था कि समुद्र जैसा कोई चीज़ है। उनको नदी मालूम था, पर्वत मालूम था, पठार मालूम था, रेगिस्तान मालूम था, सब कुछ मालूम था, लेकिन वो समुद्र को नहीं जानते। तो ये क्या फैक्ट है। और ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है। डाटा के रूप में क्या पूछ सकता है कि हड़प्पा ये जो आर्य थे ये कौन थे, आर्य का शताब्दिक अर्थ क्या होता है, आर्यों के संबंधित कुछ चीज़ों का जिक्र कीजिए। इस तरह के प्रश्न जो है, जैसे आर्य कवच का प्रयोग करते थे, रथ का प्रयोग करते थे, घोड़े का प्रयोग करते थे, ये कुछ डाटा यानी कुछ जानकारी है जो आपका एमसीक्यू में और वेरी शॉर्ट में पूछ सकता है। तो जब हम राजा, किसान और नगर नाम का जब ये चैप्टर पढ़ेंगे जिसे हम वैदिक काल कहते हैं, तो जितने भी फैक्ट है, जितने भी डाटा है, हम एमसीक्यू की ओर देखते चलेंगे ताकि अगली एमसीक्यू के लिए या वेरी शॉर्ट के लिए कोई भी प्रश्न आ रहा है तो हमारा प्रश्न हो जाए और आराम से 1 नंबर या 2 नंबर हमें मिल जाए। ठीक है। लेकिन यदि शॉर्ट प्रश्न की बात कर दी जाए, शॉर्ट जो प्रश्न है, शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें जिनको 120 से लेके लगभग 150 शब्द में लिखना रहेगा, वहीं पर जो लॉन्ग प्रश्न है हमारे, लॉन्ग प्रश्न की बात कर लें जिनको हमें 250 शब्द में लिखना रहेगा, इनका क्या करें। तो इनके लिए वहाँ पर फैक्ट काम नहीं करेगा, फैक्ट काम नहीं करेगा। कितना याद करोगे आप फैक्ट, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डाटा काम नहीं करेगा। हाँ, अगर आप आपको मालूम है, डाटा मालूम है तो आप लिख सकते हो, लेकिन फैक्ट के साथ, डाटा के साथ आपको ये आवश्यक है तो उस विषय के बारे में आपको समझ हो। और समझ के लिए जो इतिहास है, इतिहास में हम कई सारे टॉपिकों को पढ़ते हैं। जैसे आप किसी भी कालखंड के, किसी भी साम्राज्य का अगर इतिहास पढ़ें तो मुख्य रूप से उसमें क्या पढ़ना रहता है, प्रशासन के बारे में पढ़ना रहता है। प्रशासन व्यवस्था कैसी थी, या समाज कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसा था, इन सभी चीज़ों को के बारे में पढ़ना रहेगा। तो इसी के क्रम में हम क्या करेंगे, जो वैदिक काल है इसमें फैक्ट एमसीक्यू तो लिख चलेंगे, जो हमारा फैक्ट और डाटा लिख चलेंगे जिससे हमारा एमसीक्यू वेरी शॉर्ट हो, लेकिन आपका लॉन्ग और जो शॉर्ट प्रश्न है ये सही हो जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को भी पढ़ेंगे। और कॉन्सेप्चुअल में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे कि जो वैदिक काल है इसको हम वैदिक काल से नाम से भी जानते हैं। ठीक है। चैप्टर तो इसने दे रखा है राजा, किसान और नगर, लेकिन मुख्य रूप से इसमें आपको वैदिक काल के बारे में ही पढ़ना रहेगा। ठीक है। तो हमारा लॉन्ग और शॉर्ट प्रश्न हो जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ टॉपिकों को कुछ विषयों के बारे में हम कंसेप्चुअल, जो कॉन्सेप्ट है, जो समझ की चीज़ है, उसको लेकर चलेंगे। जैसे वैदिक काल में हम क्या पढ़ेंगे, हम अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था के बारे में, अब अर्थव्यवस्था के बारे में क्या पढ़ना रहेगा, अर्थव्यवस्था के बारे में जैसे हो गया कृषि, हो गया कृषि थी कि नहीं थी, कृषि थी तो कृषि में क्या था, गेहूँ था कि नहीं था, गेहूँ हुआ, चावल हुआ, जौ हुआ, बाजरा हुआ, यानी उनकी कृषि के बारे में किस तरह के फसलें उगाते थे या किस तरह के तकनीकों का उपयोग करते थे, इत्यादि चीज़ों के क्या हम पढ़ेंगे। किस में हो गया हमारा, ये हमारा अर्थशास्त्र में कृषि होगा। फिर हम पशुपालन को देखेंगे, पशुपालन देखेंगे किस तरह के वो जानवरों को पालते थे, गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, जिन भी चीज़ों पशुपालन को देखेंगे। इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, व्यापार को देखेंगे। व्यापार में हम 2 तरह के व्यापार देखेंगे, एक आंतरिक व्यापार को देखेंगे, एक बाह्य व्यापार को देखेंगे। क्या आंतरिक या बाह्य व्यापार था। आंतरिक यानी भारत के अंदर व्यापार, बाह्य व्यापार क्या है कि भारत से बाहर किसी देश के साथ, किसी साम्राज्य के साथ व्यापार, किन चीज़ों का व्यापार होता था, इसे देखेंगे। साथ में हम परिवहन को देखेंगे। परिवहन यानी जैसे आज की डेट में परिवहन के लिए क्या आपके ट्रेन है, बस है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है। उस समय परिवहन क्या थे, परिवहन किस मार्गों से होता था, सड़क के रास्ते से होता था कि नदी मार्ग से होता था या जल मार्ग से होता था, स्थल मार्ग से परिवहन होता था कि जल मार्ग से होता था, इसको हमें देखेंगे। बैलगाड़ी का प्रयोग होता था, ऊँटों का प्रयोग होता था, गधों का प्रयोग होता था ढुलाई के लिए यानी व्यापार के लिए या परिवहन के लिए, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। तो क्या ये वैदिक काल में हम अर्थव्यवस्था को हमने देख लिया।
अब अगर प्रश्न पूछ देता कि वैदिक काल पर निबंध लिखिए, तो कुछ भी यदि आपको ज़्यादा ना मालूम हो फिर भी अर्थव्यवस्था डाल के आप क्या कृषि है, पशुपालन है, व्यापार है, इन सभी चीज़ों के बारे में कुछ ना कुछ अगर आप लिख देंगे तो एग्जामिनर देगा। और भी चीज़ों को हम लिख सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना कि ये जो भी चीज़ें क्या है, ये कंसेप्ट है। इनको यदि एक बार आपने समझ लिया तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रटना नहीं, अरे कृषि के बारे में लिख सकते हो ना, पशुपालन के बारे में लिख सकते हो, व्यापार के बारे में लिख सकते हो, परिवहन के बारे में आप लिख सकते हो। अर्थव्यवस्था हो गया, टॉपिक डाल के लिख दिए। फिर दूसरा हमारा टॉपिक आएगा जो अगर लॉन्ग और शॉर्ट प्रश्न पूछेगा 150-250 में तो हम आराम से लिख सकते हैं। फिर वहीं पे इसी के क्रम में हम क्या करेंगे, एक और टॉपिक को हम लेंगे वैदिक काल में क्या अर्थव्यवस्था देखने में हम किसको देखेंगे, हम राजनीति को देखेंगे, राजनीति को देखेंगे। राजनीति में हम क्या देखेंगे कि राजा का शासन था या गण का शासन था या कबीले का शासन था, यानी सरदार का शासन था, किसका शासन था, ये देखेंगे। ठीक है, इस तरह की चीज़ों को देखेंगे। फिर जो राजनीति होती है यानी जो प्रशासन होता था वह वंशानुगत होता था कि कि राजा की बात की राजा होता था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था कोई था कि चुनाव होता था कि क्या थी, इस चीज़ों को हम देखेंगे। और प्रशासन संबंधी अन्य चीज़ों के बारे में देखेंगे, यानी राजनीति में सभी चीज़ों को देखेंगे। तो अगर पूछ दिया तो राजनीति डाल के आप राजा का जिक्र कर सकते हैं। राजा था कि कभी सरदार था, क्या वो वंशानुगत होते थे कि राजा के बाद उसका बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, ऐसा था कि शुरुआती दौर में कि राजाओं का चुनाव होता था। इस सभी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, ये राजनीति में हमारा आ गया। वहीं पर हम क्या करेंगे, वैदिक काल में तीसरा कॉन्सेप्चुअल को समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम समाज को देखेंगे। समाज में क्या देखेंगे, हम जाति को देखेंगे, जाति जैसे कुछ संरचना थी कि नहीं था। वर्ण व्यवस्था को हम देखेंगे। हम धर्म को देखेंगे। फिर उसके बाद विचार को देखेंगे, जैसे विचार हुआ। कर्म कांड को देखेंगे, पुरोहितवाद को देखेंगे, पुरोहित जैसा कुछ चीज था कि नहीं था। उसके बाद हम देखेंगे पूजा पाठ को देखेंगे, उपासना पद्धति को देखेंगे, फिर कृतियों को देखेंगे, जैसे जाति प्रथा कुर्तियाँ थी कि नहीं थी, छुआछूत था कि नहीं था, अन्य चीजें था कि नहीं था। यानी वैदिक काल के हम समाज के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने इन टॉपिकों को इस आधार पर अगर आपने पढ़ लिया तो पेपर में चाहे आपको 250 शब्द लिखना पड़ेगा या 150 शब्द लिखना पड़ेगा वैदिक काल के बारे में। अगर इन चीज़ों का जिक्र कर देते हैं हम तो आप क्या करेंगे, आपको 10 में से 8, 9 या 9.5 भी आपको मिल सकता है, आपके लेखन के ऊपर है। लेकिन इन चीज़ों को रटना नहीं पड़ेगा, क्यों, समझना पड़ेगा। प्रश्न पूछेगा तो क्या पूछेगा, यही पूछेगा ना, वैदिक काल संस्कृति को बताइए, वैदिक काल के प्रशासन को बताइए, वैदिक काल के लोगों के जीवन यापन को बताइए, वैदिक काल के सभ्यता को बताइए, वैदिक काल पर टिप्पणी कीजिए, वैदिक काल का आलोचना कीजिए, वैदिक काल पर एक निबंध लिखिए। तो कुछ भी पूछेगा तो वैदिक काल में आपको अर्थव्यवस्था मालूम है, राजनीति मालूम है, समाज मालूम है, आप ऐसा डालकर अगर लिख भी देंगे तो एग्जामिनर आपको अच्छा खासा एक नंबर देगा। ठीक है, अच्छा आपको नंबर मिलेगा। तो मैंने कहा ना कि हम सभी चीज़ों को लेकर चलेंगे कि एमसीक्यू कैसे सॉल्व हो, वेरी शॉर्ट कैसे सॉल्व हो, हमारा जो है शॉर्ट कैसे सॉल्व हो, शॉर्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो, लॉन्ग क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो, इस तरह से होगा। तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम से जो हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन है और जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जो 10 वाले जो 6 नंबर वाले हैं, ये हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आप समझ पा रहे हैं, इसे हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और जो फैक्ट होंगे, डाटा होंगे, आपके 2 जगह काम देंगे। पहला एमसीक्यू में काम देंगे, वेरी शॉर्ट में काम देंगे। इसके साथ साथ 10 अंकों का आपका आता है, डेट के आधार पर आता है, तो कालखंड देखते हुए चलेंगे
कि इस कालखंड में क्या घटना हुई थी, इस कालखंड में क्या हुआ था, ताकि अगर कोई पूछ दे कि इस कालखंड में क्या हुआ बताओ तो हम बता सकते हैं। ठीक है। और भौगोलिक क्षेत्र को देखते हुए चलेंगे कि जैसे कि भौगोलिक क्षेत्र को क्यों देखेंगे, क्योंकि भौगोलिक क्षेत्र को देखेंगे तो हमारा जो है मैप में काम देगा, मैप में काम देगा। तो हर पृष्ठ को अलग अलग प्रकृति है, उसके आधार पर हम देखते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए तो मैं इसको इरेज कर दूंगा। इसी के आधार पे हम क्या करेंगे, हम जो राजा किसान और नगर नाम का जो आपका जो चैप्टर है, जो आपका जो चैप्टर है, ठीक है, जो आपका जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम सबसे पहले वैदिक काल, जिसे वैदिक काल के नाम से जिसे हम जानते हैं, इसका हम क्या करेंगे, अर्थव्यवस्था को देखेंगे। अर्थव्यवस्था में वही कृषि कैसा था, पशुपालन कैसा था, व्यापार कैसा था, परिवहन कैसा था, एवं अन्य चीज़ों को देख लेंगे। अगर इसके बारे में कुछ भी पूछा तो आप लॉन्ग में 10 नंबर के लिए या 6 नंबरों के लिए आप लिख सकें शॉर्ट में। हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, ताकि अगर आ गया तो आप लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले आप क्या करें, वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था। तो वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था में हम ऋग्वेद को देखेंगे। जैसे मैंने बताया ना, जो आपका वैदिक काल है, वैदिक काल, वैदिक काल 2 भागों में बांटा गया है, ऋग्वेद, उत्तर वैदिक काल, उत्तर यानी बाद वाला। तो इसके बारे में सबसे पहले हम जानते हैं, ये कब से था आपका, ये 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक था, यही था ना। इसके का अर्थव्यवस्था को हम देखते हैं, अर्थव्यवस्था को, इसका हम अर्थव्यवस्था, इसको बाद में देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं, इसकी हम अर्थव्यवस्था को देखते हैं। ठीक है, चलिए तो ऋग्वैदिक आर्थिक गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां हम क्या लिख सकते हैं कि ऋग्वेद काल में आर्थिक गतिविधियों में पशु को सर्वाधिक मत दिया गया है। यानी जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व होता है, ये जो 500 साल था, इस 500 साल में पशुपालन को विशेष महत्व, पशुपालन का विशेष महत्व, यानी ये जो काल 500 साल है ना, यहाँ पर सबसे ज्यादा महत्व किसका रहा, पशुपालन करा, गाय भैंस बकरी जो भी था उसका महत्व रहा। यहाँ पर कृषि उतना महत्व नहीं रहा, सबसे ज्यादा महत्व रहा है 500 साल में। यानी शुरुआत इस साल में सबसे ज्यादा अगर किसी का महत्व रहा तो वह पशु का रहा, पशु का बहुत महत्व रहा। जो पशु थे उनका बहुत महत्व बहुत रहा, लेकिन कृषि का उतना महत्व नहीं रहा। तो इस बार नोट कीजिएगा, ऋग्वैदिक काल में 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, ये 500 साल तक जो समय था, इसमें पशुपालन का विशेष महत्व रहा, सर्वाधिक महत्व रहा। ठीक है, तथा पशुओं में गाय का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है। और पशुओं में जो गाय है आपका, जो आपका गाय है, गाय सर्वाधिक उल्लेख, सर्वाधिक उल्लेख, इनका क्या सर्वाधिक उल्लेख रहा, यानी इस कालखंड में पशुओं का विशेष रूप से महत्व रहा, और क्या, गाय का सर्वाधिक उल्लेख रहा। अब जानते हैं ऐसा क्यों, आखिर इस कालखंड में ऐसा पशुओं का विशेष महत्व क्यों रहा, विशेष महत्व क्यों, और गाय का विशेष महत्व क्यों रहा, इसका कारण जानिए। देखिए, जब इंसान आदि मानव था, जब इंसान आदि मानव था, जब इंसान आदि मानव था तो 2 ही चीज था, या तो आखेटक था, आखेटक यानी शिकारी था, जो भी दिखा मारा काटा तला भी नहीं, खा लिया। दूसरा क्या था, संग्राहक था, दूसरा क्या संग्राहक था, जैसे फल को इकट्ठा कर लेना, फल हुआ, अन्य चीजें हुआ, कंदमूल हो गया, इन सभी चीजों का इकट्ठा करता था। लेकिन धीरे धीरे जब इंसानों का विकास हुआ, जब मौसम में बदलाव हुआ, तो धीरे धीरे इंसानों ने क्या किया, बहुत ऐसे जानवरों को पालना चालू कर दिया, जैसे गाय है, बकरी है,
भैंस है, सूअर है, अन्य चीज़ों का धीरे धीरे, सूअर नहीं लेकिन इन सभी चीज़ों का धीरे धीरे इनका पालना चालू कर दिया। अब पालते क्यों थे? क्योंकि इससे क्या होता था, इससे इनकी जो भी आवश्यकता होती थी ना, आवश्यकता आवश्यकता की पूर्ति होती थी। अगर आज के डेट में भी लोग गाय बकरी पालते, क्यों पालते? अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए। तो इससे क्या होता, इनकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती थी। दूसरा, जब इंसान आदि मानव से इंसान बना यानी मनुष्य बना, तो ऐसा नहीं कि जब खेती करना चालू किया तो बहुत व्यवस्थित खेती करना प्रारंभ कर दिया कि चलो भाई ये खेत है, इसके चारों ये बाड़ लगा दे, कियारी मतलब बना दे, उसमें अच्छे से उसकी जुताई, बुआई, सिंचाई, कटाई, व्यवस्थित कृषि तो नहीं किया होगा। क्योंकि खेत कुछ इस तरह से रहा होगा, ऐसा ऐसा करके, जैसा कि आड़ा मेढ़ा टेढ़ा, इधर से कहीं दबा हुआ ऐसा हो गया, कहीं इधर से ऐसा खेत हो गया, ऐसा हो गया, या ऐसा हो गया। खेत कैसा भी रहा हुआ इसका खेत, पता चला पेड़ के नीचे ही खेती कर रहा है और उसको मालूम नहीं है। तो जब शुरुआती जब इंसानों ने खेती करना प्रारंभ किया तो ऐसा नहीं कि हम बहुत व्यवस्थित या विकसित रूप से खेती करना चालू किया, और उनके औजार भी तो विकसित नहीं रहेंगे। उस समय जो औजार रहेंगे, औजार वो भी तो बहुत अच्छे या विकसित नहीं रहेंगे। उन्हीं लकड़ियों के औजार, अन्य चीज़ों औजार से जुताई बुवाई करते होंगे। तो जब शुरुआती दौर में आदिमानव जब हम मनुष्य हुए और जब हमने कृषि करना प्रारंभ किया तो कोई व्यवस्थित कृषि नहीं थी। क्योंकि कृषि करना तो बहुत व्यवस्थित करना, उसके लिए औजार चाहिए, तकनीक चाहिए, योग्यता चाहिए, सब चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। लेकिन पशु का क्या, गाय दिखी ला कर बांध के रख दिए, कहीं पर घास दिखा गए उखाड़ के ला दे दिए, हो गया। चारों हरियाली है, गाय बैल बकरी को छोड़ दिए, चारा अपना चर रहे हैं। इनके लिए कठिन नहीं था। इसलिए शुरुआती दौर में इंसानों का विकास पशुपालन में हुआ। कृषि में उतना वो विकसित नहीं थे, पशुपालन में वो विकसित हो गए थे। इसलिए ये जो 500 साल था इसमें पशुपालन का विशेष महत्व था। यहाँ पर जब कृषि करना प्रारंभ किया तो कोई बहुत व्यवस्थित कृषि नहीं थी, तकनीक भी नहीं था, बहुत व्यवस्थित भी नहीं थे, इसलिए कृषि का उतना विकास नहीं हुआ था और उस समय कृषि का उतना महत्व भी नहीं था। सर्वाधिक महत्व पशु का था, पशुपालन का था। ठीक है, अब आगे देखिए, ये मैं इसको मैं बता ऋग्वेदिक काल को बता रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। और मैं एक बात और आपसे कहूँगा, कमेंट करके जरा बताइएगा, मेरा आवाज़ बहुत स्लो नहीं ना है, मेरा जो आवाज़ है आप लोग तक आप पहुँच रहा है ना? ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। संबंधित है कि गाय से संबंधित विभिन्न प्रश्नों को भी देख सकते हैं। ठीक है, और जो क्या, गाय जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। गाय क्यों? क्योंकि गाय इसलिए कि गाय सबसे ज़्यादा दूध देती थी। गाय कम खाती है, भैंस देखो कितना खाएगा, दूध भी कम देगा, मतलब गाय की तुलना में उतना ही देता है, ज़्यादा ही देता है, लेकिन खाता भी तो ज़्यादा है। उसका संरक्षण करना, अन्य चीज़ें भी होता है। मतलब गाय जो उसकी जो हम ये कह लें, कुछ समय दिखे उसकी जो सुंदरता है, सुंदरता है हो गया, या जो उसका जो चारे की व्यवस्था करना, या भैंसों की तुलना में या अन्य गायों की तुलना में ठीक रहेगा, तो उस समय गायों का विशेष महत्व होगा। तो इसका हमें उल्लेख मिलता है, गायों का सर्वाधिक हमें उल्लेख मिलता है, जैसे कि गोपति, गौपति, 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 उस समय गौपति नाम का उल्लेख मिलता था। गौपति किसे कहते थे? राजा को कहते थे। ठीक है, उस समय गौपति किसे कहते थे? राजा कहते थे। गौपति यानी जो गायों का पति हो, पति मतलब शादी वाला नहीं, यानी जिसके पास गायों का एक विशाल भंडार हो, जिसके पास गायों सर्वाधिक हो, जिसके पास गायों की संख्या हो, अधिक संख्या हो, तो उस समय गौपति क्या होता था? राजा होता था उस समय। तो इसका उल्लेख मिलता है। गौशिष्ट, आपने गौशिष्ट का नाम सुना, यूं हो गया, फिर गोधुर हो गया। ठीक है, हालांकि ऋग्वेद में संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी मिलती है, जैसे फसलों की बुआई, सिंचाई, कटाई इत्यादि, लेकिन पशुपालन की तुलना में कृषि का कम उल्लेख मिलता है। हालांकि इस समय भी क्या, जो कृषि है ना, कृषि का जैसे बुआई हो गया, बुआई हो गया,
सिंचाई हो गया, कटाई हो गया इत्यादि का उल्लेख मिलता है, लेकिन उल्लेख सर्वाधिक नहीं मिलता है, बहुत कम ही मिलता है। इससे पता चलता है उस समय कृषि का उतना महत्व नहीं रहा होगा जितना पशुपालन का रहा होगा। ये किसके बारे में आपने जान लिया? आपने ऋग्वेद अर्थव्यवस्था के बारे में जान लिया। अब आज ये उत्तर वैदिक काल अर्थव्यवस्था के बारे में जान लेते हैं। थोड़ा सा ऋग्वेद पर और जान लीजिए। ऋग्वेद में यौ, जिसे ऋग्वेद में यौ यौ जिसे जौ कहा जाता है, जौ का सर्वाधिक उल्लेख है। यानी इसका क्या सर्वाधिक उल्लेख है, डाटा के रूप में है, इसको लिख सकते हैं सर्वाधिक। ये डाटा के रूप में, फैक्ट के रूप में है। आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है कि ऋग्वेद में किस फसल का सर्वाधिक उल्लेख है? जौ। जौ की जगह यौ भी दे सकता है, यौ भी दे सकता है, यौ भी दे सकता है। क्यों दे सकता है? इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। भाषा भी पकड़ रखिएगा। शब्द का वर्ग संगति उपयोग किया। कुछ शिल्पों का उल्लेख है, जैसे रथकार, बढ़ई, बुनकर, कुंभार, ताम्र शिल्पी। अर्थव्यवस्था में कुछ शिल्पों का उपयोग उल्लेख है, जैसे बढ़ई हुआ, कुंभार हुआ, कुंभार हुआ, आप दे सकते हैं रथकार हुआ। और कौन है भाई? रथकार हुआ। फिर इसके साथ साथ कुम्हार हुआ, ये कुम्हार आपका है, कुम्हार हो गया। फिर उसके साथ आपका बुनकर हो गया इत्यादि। इत्यादि का क्या उल्लेख हमें मिलता है, ये आप सब लिख सकते हैं अगर पूछ दिया तो। अर्थव्यवस्था व्यापार एवं सिक्कों के साक्ष्य नहीं। अरे देखिए फैक्ट के रूप में ये इम्पोर्टेंट है। इस काल में व्यापार एवं सिक्कों के साक्ष्य नहीं। आप इसको पहले तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं फैक्ट आपको लिखवाता हूँ, इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप पहले ले लीजिए। ये देखिए, आप इस तरह स्क्रीनशॉट आप ले लिए अगर इसमें कुछ चीज़ों को नोट करना चाहते हो तो, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप देखिए मैंने कहा ना, हम कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, फैक्ट को भी समझेंगे, डाटा को भी समझेंगे। फैक्ट डाटा क्या है इसमें कि इस ऋग्वेद में क्या, जो आपका ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद काल में क्या व्यापार एवं सिक्कों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। अब साक्ष्य नहीं मिलते हैं तो शायद व्यापार सिक्के नहीं होते होंगे। तो इस साक्ष्य तो नहीं मिला है, तो अभी तो विचारधारा वर्तमान में तो यही है क्या, ये कि भाई नहीं होते होंगे। आने वाले समय में शायद मान ली कुछ साक्ष्य मिल जाए किसी स्रोत से, तो उस समय को देखा जाए। लेकिन क्या है, ये वाला जो क्षेत्र है सिक्कों व्यापार के साक्ष्य नहीं। किसके लिए इम्पोर्टेंट है? एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए बस। हाँ 10 नंबर का लिख रहे हो तो यहाँ पर लिख सकते हो। देखो मैं हमेशा पेपर की बात इसलिए करता हूँ, पढ़ रहे हो पेपर के लिए, और जहाँ मुझे लगेगा पेपर के लिए बताना जरूरी है वहाँ मैं बताऊँगा। तो सब पढ़ते जाओ, ऐसा ऐसा पढ़ते पढ़ते इधर आ गया, फिर ऐसा ऐसा सब मिट भी गया, कुछ नहीं मालूम। ऐसा नहीं, जो इम्पोर्टेंट है उसको इम्पोर्टेंट रूप से आप नोट कर लीजिए। आप एक बात बता दे रहा हूँ, ये आपकी कॉपी है, ठीक है। ये क्या है? ये आपका हाशिया है, ऐसा है कि नहीं है? अरे ऐसा ही है ना, थोड़ा सा आपकी कॉपी ऐसा है, तो आप यहाँ से ऐसा लिखना चालू करोगे ना, ऐसा 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 ऐसा, तो मैं कहूँगा आप साइड में क्या करो, साइड में थोड़ा सा क्या करो, ऐसा इतना सा जगह ऐसा छोड़ दो, ऐसा ये वाला इतना। इसमें क्या आप डाटा लिखो, फैक्ट लिखो, ताकि पेपर में एमसीक्यू के लिए 10 नंबर, एमसीक्यू के लिए वेरी शॉर्ट के लिए 10 नंबर, ये 20 नंबर के लिए टोटल आपका इतना ही अगर आप पढ़ लें तो 20 नंबर आपका तैयार हो जाए।
इसलिए ऐसा हाशिया छोड़ दिया। यहाँ पर देखिए जो हाशिया है ना, आप इस साइड ना करते हुए आप थोड़ा सा इस लाइन को थोड़ा सा इधर ऐसा कर दीजिए। आप इतना दूर में आप लिख दीजिए ऐसा ऐसा करके। क्यों ये सब चीज़ को लिखिएगा, क्यों पेपर में पूछ सकता है। फैक्ट मालूम होना चाहिए, डाटा मालूम चाहिए। 20 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट है और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक, आपके ऊपर है। ठीक है, चलिए अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी ठीक है, नहीं भी अच्छा लगे तो आपके ऊपर है। ठीक है, तो व्यापार का साक्ष्य नहीं मिला, सिक्कों का साक्ष्य नहीं मिला, सारों का भी जानकारी नहीं है। साक्ष्य शहरों के साक्ष्य नहीं, यानी शहर नहीं होते थे, ग्रामीण क्षेत्र होता था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अधिदेश उत्पादन का प्रमाण भी नहीं मिल रहा है। ये सब चीज़ों का आप क्या जान लीजिए। ठीक है, अब चलिए आ जाइए भाई, अब आ जाइए इसको मैं इरेज कर लूँ। ठीक है, ये क्या ऋग्वेद आपका हो गया, ये नगर में। ठीक है, ये अब आ जाइए इसके बारे में। अब इसकी अर्थव्यवस्था को देखें, अर्थ को देखें। अब इसकी अर्थव्यवस्था देखो, इसका कालखंड कब का है, 1000 ईसा। ठीक है, अब आगे देखिए पूर्व। अब देखिए उत्तर वैदिक काल में आर्थिक जीवन में कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलते हैं। यानी इस काल में क्या आर्थिक जीवन के कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलते हैं। साक्ष्य मिलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलते हैं, जैसे गंगा मैदानी इलाकों में कृषि, युद्ध एवं कृषि में लोहे का उपयोग। यानी इस समय क्या था, 1000 ईसा पूर्व तक क्या हुआ, जैसे कृषि हो गया, इसका कुछ साक्ष्य मिलेगा था। कृषि हुआ, युद्ध हुआ, और कृषि में क्या, कृषि में लोहे का प्रयोग, इसकी जानकारी मिलना प्रारंभ हो गए थे। ये इसका उल्टा था, इसमें उतने जानकारी नहीं मिलते थे। कृषि की जानकारी मिलती है लेकिन सर्वाधिक नहीं। इसके सर्वाधिक साक्ष्य मिलते हैं कृषि के बारे में, युद्ध के बारे में। युद्ध यानी सेना, सेना यानी प्रशासन, और प्रशासन यानी साम्राज्य, ठीक है, साम्राज्य। ठीक है, साम्राज्य। कृषि में लोहे का उपयोग यानी उत्पादकता। ठीक है, ये सब चीज़ों की जानकारी मिलती है। दक्षिण भारत में कर्नाटक, उत्तर भारत में अंतर्राज्यिक खेड़ा, हल्लूर यानी कर्नाटक में अगर आप देखो, उत्तर भारत में अंतर्राज्यिक खेड़ा सर्वप्रथम साक्ष्य मिलते हैं। भारत में लोहे का सर्वाधिक उपयोग युद्ध उपकरणों में किया गया है। यानी इस समय सर्वाधिक उपयोग क्या था, सर्वाधिक उपयोग, सर्वाधिक लोहे का उपयोग युद्ध में। ठीक है, अब इस बात को ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक उपयोग लोहे में। ठीक है, अब आगे देखिए। ठीक है, अब आगे देखिए किया गया 8वीं सदी ईसा पूर्व के आसपास कृषि क्षेत्र में इसका प्रचलन बड़ा और 8वीं सदी तक यानी 800 ईसा पूर्व तक आते आते 800 ईसा पूर्व तक आते आते क्या हुआ,
कृषि में लोहे का क्या सर्वाधिक महत्व बढ़ा, यानी कृषि का विशेष रूप से महत्व बढ़ा। यहाँ पर पशुपालन का बता मैं कहना चाहता हूँ, धीरे 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 समय बीतते बीतते समय आते आते क्या हुआ, जितने भी हमारे मनुष्य है एक व्यवस्थित कृषि व्यवस्थित कृषि करना प्रारंभ कर दिए। व्यवस्थित कृषि करना क्या प्रारंभ कर दिए थे। कौन कर दिया था? इंसानों लोगों ने व्यवस्थित कृषि प्रारंभ करना शुरू किया, क्योंकि उस समय आते आते ये जो समय आते आते लोगों के पास तकनीक हो गया, तकनीक हो गया, योग्यता हो गया, योग्यता हो गया, योग्यता हो गया, और अन्य चीज़ें भी होने, तकनीक आ गया, योग्यता आ गया, लोग कुशल हो गए, ये सब चीज़ें होंगी, जिससे क्या यहाँ पर क्या बड़े पैमाने पर लोगों ने इस क्षेत्र में कृषि का विकास हुआ, कृषि का सर्वाधिक महत्व हो गया। अब आइए, उत्तर वैदिक साहित्य में कृषि को अधिक महत्व दिया जाने का उल्लेख मिलता है। और जो उत्तर वैदिक साहित्य यानी उत्तर वैदिक साहित्य में क्या कृषि को अधिक महत्व दिया गया है। इसमें पशुपालन को था, यहाँ पर पशुपालन को अधिक महत्व था। यहाँ पर किसको महत्व था? यहाँ पर किसको महत्व था? यहाँ पर कृषि को अधिक महत्व था। यहाँ पर कृषि को अधिक महत्व आपका हो गया था, कृषि को सर्वाधिक महत्व आपका हो गया था, वो महत्व हो गया था, यानी इसका महत्व दिए जाने का उल्लेख मिलता है उत्तर वैदिक साहित्य में। जैसे यहीं विभिन्न फसलों का उल्लेख होता है, जैसे यहाँ पर किसका विभिन्न फसलों का उल्लेख होता है, यहाँ पर विभिन्न फसलों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से? जैसे गेहूँ, चावल, पावल होगा आपका, चावल, गेहूँ, चावल, जौ आदि का क्या उल्लेख मिलता है। साथ ही कृषि से संबंधित तथा कृषि को प्रभावित करने वाले आपदा हालांकि खेती के साथ साथ पशुपालन का महत्व बना रहा है। कुछ नए शिल्पों की जानकारी मिलती है, जैसे लौ उपकरण, श्याम अस्त्र, रंग साजी कला, PGW बर्तन इत्यादि का। हालांकि खेती के साथ साथ पशुपालन का महत्व बना रहा है, यानी खेती के साथ साथ क्या पशुपालन का महत्व बना है, महत्व कम नहीं हुआ, पशुपालन का महत्व तो बना रहा है। इसके साथ साथ क्या कुछ अन्य शिल्पों का भी हमें जानकारी मिलती है, जैसे लौ उपकरण इत्यादि की क्या जानकारी मिलती है। सीमित स्तर पर व्यापार के संकेत मिलती है, और बहुत कम स्तर पे, यानी यहाँ तक आते आते सीमित स्तर पर, यानी सीमित स्तर पर व्यापार, सीमित स्तर पर व्यापार, सीमित स्तर पे क्या व्यापार भी मिलने चालू हो जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, यह फसल है, इसको नोट कर लीजिएगा, सीमित स्तर पर व्यापार हो गया, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सीमित स्तर पर क्या व्यापार के भी साक्ष्य मिलने चालू हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन सिक्कों एवं सौरों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। यहाँ इस काल में भी सिक्कों सौरों के साक्ष्य नहीं, सिक्कों सौरों के साक्ष्य नहीं, इसको भी आए, सिक्कों सौरों के साक्ष्य नहीं है, ठीक है, आप ये जान लीजिए, ठीक है। तो इसी हिसाब से आपका जो वैदिक काल था, वैदिक काल का जो ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल जो अर्थव्यवस्था था वो क्या समाप्त हुआ। फैक्ट भी देख लिया, कॉन्सेप्ट भी देख लिया, अर्थव्यवस्था को भी देख लिया, ठीक। अब राजनीति को पढ़ेंगे, उससे पढ़ने से पहले मैं इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, फिर मैं इरेज करता हूँ।
शांति से। ठीक है, तो अब जो है मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। इरेज कर, ठीक है। इसी के आधार पर आपका अर्थव्यवस्था समाप्त हुआ। अब हमें केवल 2 टॉपिक और पढ़ना है, राजनीति, समाज। ये जो है हम अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब के लिए धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और एक लाइक, एक सब्सक्राइब, और कमेंट में मैं कमेंट कहूँगा कि यदि कुछ ना समझ में आओ तो कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।